Uttarakhand, the land of Ganga, of Kedar, of Badri Vishal, and now the land of uniform civil code. The Dhami government is making this one of the first states in independent India to get its own civil uniform code. Part of BJP's core agenda, Dhami government's move has set off a clamour in other BJP-ruled states to get their own uniform code as well. But what does this law really entail? How easy or difficult will it be to implement on ground? What are people on the streets of Uttarakhand and rest of the country saying about this UCC? Stay with us for the next 30 minutes to have all the answers. महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात हो रही है तो लिव इन रिलेशनशिप क्या है? हमारे युवाओं को किस ओर ले जाने का काम आप कर रहे हैं? मैं इसे बिल्कुल पॉलिटिकल स्टंट मानता हूँ। हमारी सभ्यता इसको एक्सेप्ट करेगी। हस्बैंड मर जाता है, इज्जत का मसला है, वो मेरा अपना है मसला। शासन को चलाने के लिए राजा को दंड का अधिकार है। ये किसी का धर्म परिवर्तन करने वाला नहीं है, ये सभी के लिए एक समान है। एक भारत श्रेष्ठ भारत। आज ये हमारा संकल्प पूरा हुआ। With a copy of the Constitution of India in hand, Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami entered the assembly to table the Uniform Civil Code Bill. As he stood up to introduce the UCC bill, Dhami created his place in history. With zero opposition to the bill, it has widened the door for a countrywide Uniform Civil Code. प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा जो प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा गया है, क्या यह सदन सहमत है? जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें। माननीय सर्वसम्मति से। आपके समर्थकों का उत्साह हमने देखा, बट एज अ कैप्टन ऑफ द शिप आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस वक्त? इतिहास का गवाह बन रहा है आपका राज्य। देखिए, ये बहुत ही गौरव के क्षण हैं और उत्तराखंड को ये सौभाग्य मिला एक नई शुरुआत करने की। देश के अंदर जिस प्रकार से गंगा हमारे यहाँ से निकलती हैं और पूरे देश को अभिसिंचित करने का काम करती है, कहीं सींचने के काम, कहीं पीने के काम, जल और जीवन दोनों देने का काम करती है। उसी प्रकार से हमने विधानसभा के आम चुनाव में, जो उत्तराखंड का विधानसभा का आम चुनाव हुआ था, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनकी प्रेरणा से ये संकल्प उत्तराखंड की जनता के सामने रखा था और ये हमारा वायदा भी था, संकल्प था। आज ये हमारा संकल्प पूरा हुआ तो निश्चित रूप से आज का दिन हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ा दिन है और एक इतिहास के साक्षी बनने का भी दिन है। मैं इसके लिए उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनको नमन करता हूं कि उन्होंने हमको हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आम चुनाव में जब हमने उनके सामने संकल्प रखा था तो उन्होंने हमारे संकल्प पर तभी हमको मैंडेट दे दिया था और हमको सरकार में आने का अवसर दिया, इसीलिए हम ये काम कर पाए। आपने जो ड्राफ्ट लागू किया है उसको लेकर पूरे देश में, खास करके बीजेपी रूल स्टेट में काफी उत्साह है। असम के मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो इस ड्राफ्ट को देखेंगे। गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हर जगह से सुनने को मिल रहा है। आपको लगता है आपने शुरुआत कर दी है फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश में? हमने राज्य के हमारे अंदर चीजें हैं, जो राज्य की जनता ने जिस काम के लिए हमको चुना, हमारे संकल्प को उन्होंने सिद्धि तक पहुंचाने के लिए हमको सरकार में लाए, हम राज्य के अंदर लागू कर रहे हैं और हमारी अपेक्षा है कि देश के अन्य राज्य भी लागू करें। बट बाकी राज्यों में सर ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है, आपके यहाँ तो करीब 3% था, तो वो क्या दिक्कत करेगा? नहीं, ट्राइबल्स को तो वैसे ही भारत के संविधान में जो छूट है, जो उनके लिए एक प्रिविलेज है और इसलिए हमने यहाँ पर उसको नहीं रखा है उसमें। तो अन्य राज्य अपने जो उनके वहाँ की स्थितियाँ होंगी उसके अनुरूप वह भी निर्णय लेंगे। Uttarakhand's move to bring in a common civil code sparked off an intense debate from the assembly to the streets. ये कहा जा रहा है कि जो प्रपोज्ड लॉ है उसमें सारी लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल की तय कर दी जाएगी। अडॉप्शन
जिसमें कुछ धर्मों में इजाज़त नहीं दी जाती, अडॉप्शन की भी प्रावधान किया जाएगा, खास करके मुसलमान महिलाओं के लिए इनहेरिटेंस के लॉज भी बदलेंगे। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड की जहाँ तक बात है, यहाँ पर 2.9 ट्राइबल रहते हैं उत्तराखंड के अंदर और उन्हें यूनिफॉर्म सिविल कोड से बाहर रखा गया। तो आप कह रहे हैं इसमें यूनिफॉर्मिटी कहाँ है? कहाँ है यूनिफॉर्मिटी? फिर ये सोचने का विषय है अगर ये सही है तो। अब अगर महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात हो रही है तो लिव इन रिलेशनशिप क्या है? पर उसमें लिव इन रेगुलराइज किया गया है। आपके हमारी गवर्नमेंट उसे जो है उसे कह रही है कि ये कानून सही है। क्या ये संवैधानिक हो सकती है ये बात? ये हमारी सभ्यता इसको एक्सेप्ट करेगी इसको? अच्छा, चलिए जानते हैं जो प्रावधानों की बात हो रही है, स्पेसिफिक कोई ऑब्जेक्शन हो सकता है उस पे? क्योंकि जो समर्थक है वो कह रहे हैं इस पे आप कैसे ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, ये प्रोग्रेसिव है, ये महिलाओं के हित में है, उनको शादी के लिए 18 साल से पहले शादी नहीं होनी चाहिए, उस पे ये प्रावधान है, अडॉप्शन के राइट्स दिए जा रहे हैं, इनहेरिटेंस डिवोर्स के मामले में यूनिफॉर्म कानून बनाया जा रहा है, तो क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है? ऐसा समर्थक पूछ रहे हैं। मेरा कहना ये है कि सरकार फोकस करे बेरोजगारी पे, उत्तराखंड पे बढ़ते कर्ज को कम करने पे करे, उत्तराखंड में जो है कैसे महिलाओं को सुरक्षा दिया जाए, कैसे हमारे यहाँ पलायन रुके, कैसे पहाड़ में जो है इकोनॉमी डेवलप हो, युवाओं को रोजगार मिले। सुनिए, सरकार का इस पर फोकस नहीं है। क्यों? पिछले 7 साल की जो भाजपा की सरकार है उसके खाते में कोई ऐसा क्रेडिट नहीं है जो वो जनता के बीच लेकर जाए। तो आपको लगता है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड एक भटकाने की? ये एक पॉलिटिकल स्टंट है, मैं इसे बिल्कुल पॉलिटिकल स्टंट मानता हूँ। मैं कहा जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड तो है, बट क्या ये वाकई यूनिफॉर्म है? इस पे कुछ कहेंगे आप? किसी पर्टिकुलर कल्चर के साथ छेड़छाड़ है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आप पुराने समय में भी चले जाइए या वर्तमान समय में भी देखिए, फिलहाल हम 21वीं सदी में हैं और महिलाओं के पूर्ण अधिकार यहाँ पे हैं। कानून जो बनाए जा रहे हैं ये महिलाओं के हितों में और जो हमारे देश के नागरिक हैं उनके हितों में रख के बनाए जा रहे हैं। महिलाओं के हितों में है। एकमात्र महिला रिप्रेजेंटेटिव इस पूरे ग्रुप में, उनसे ही पूछते हैं, मैम अपना परिचय दें, और क्या ये जो कानून लाया जा रहा है, अगर ये पूरे देश में आया, अभी तो उत्तराखंड की बात हो रही है, पूरे देश में अगर आया ये कानून, क्या सारी महिलाएं हैं, इर्रिस्पेक्टिव वो कौन से धर्म को फॉलो करती हैं, कौन से कम्युनिटी से हैं, कौन से सोशल क्लास से हैं, आपको लगता है कि क्या सारी महिलाएं इसका स्वागत करेंगी? जो ये सिविल कोड लगाया गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, ये बिल्कुल सही है। मुझे लगता है कि इसके होना चाहिए, क्योंकि सभी महिलाओं को और सभी धर्मों को बराबर का हक दे रहा है। वैसे तो हम कहते हैं कि हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष तब होता है जब सभी धर्मों का समान अधिकार हो, और इसमें सभी को समान अधिकार दिया जा रहा है। सभी के लिए एक जैसा कानून जो है वो लागू करने की बात की जा रही है। The 192-page bill seeks to change personal laws governing marriage, inheritance, adoption. Section 4(1) of the bill disallows polygamy and polyandry. Section 4(3) fixes the age of marriage at 18 years for girls and 21 for boys. Section 30 bans halala, the practice of marrying and divorcing a second man before remarrying the first husband. Section 2 exempts tribals from Uniform Civil Code. And Section 378(1) requires submission of a statement by partners to a live-in relationship. And this has led to maximum criticism. The bill makes it mandatory for partners of a live-in relationship within the state to inform the local registrar within a month of their relationship. Failure to do so can lead to a fine or up to 3 months in prison. आप वेस्टर्न कल्चर का विरोध करते हैं बाहर, जब वैलेंटाइन डे होता है आपके संगठन जाके उधम मचाते हैं, लोगों को मारते हैं, बैठने नहीं देते हैं, तब आप कहते हैं ये ठीक है। और आप आज कह रहे हैं कि आप लिविंग में रहिए। हमारे युवाओं को किस ओर ले जाने का काम आप कर रहे हैं? युवा पीढ़ी को आप क्या शिक्षा दे रहे हैं? वेस्टर्न कल्चर की ओर जाइए। कहा जा रहा है कि अगर आप उत्तराखंड के मूल निवासी हैं और भारत के किसी और राज्य में रह रहे हैं तो भी आपको अपने लिव इन का रजिस्ट्रेशन कैसे करा लेंगे? जो उत्तराखंड का मूल निवासी हो, दिल्ली रह रहा है, आप क्या कर लेंगे उसका? दिल्ली में उसका लॉ नहीं है। और उत्तराखंड का तो जो निवासी है उत्तराखंड से ज़्यादा बाहर अन्य राज्यों में रहता है, अब वो रजिस्टर्ड नहीं कराएगा तो आप उसे ढूंढने कैसे जाएंगे? क्या मैकेनिज्म है आपका? कौन जाएगा? कौन सा डिपार्टमेंट जाएगा? कोई एक समाज जो एक समाज का हो और दूसरे समाज के लोगों का नाम रख के और वो इस प्रकार के रिलेशनशिप करे और उसके बाद फिर उस बहन को त्याग दे, छोड़ दे, तो ये उसके साथ जाती नहीं है। ऐसे में यदि उनका बच्चा पैदा हो जाए और उसके बाद उस बच्चे के साथ जाती नहीं है, इस यूसीसी में प्रावधान किया गया है
कि जिसकी लड़की या जिसका लड़का, और यदि वो इस प्रकार के रिलेशनशिप रहेगा तो कम से कम माँ बाप को उसकी जानकारी होनी चाहिए। हम नहीं मानते इस बात को कि भाई The Qureshi household in Dehradun feels this law is just a backdoor attempt to vilify the Muslim community. और हर बात की एक वजह है। ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल उत्तराखंड में लाया जा रहा है, जो 2-3 चीजें कही जा रही हैं। एक तो शादी को लेकर बहुत सारे नए कानूनों की व्यवस्था है। इद्दत, हलाला, तलाक, किस उम्र में शादी हो, एक से ज्यादा शादी हो या नहीं, गोद लेने की क्या प्रक्रिया है, इन सब पर कानून लाया जा रहा है। आपके हिसाब से क्या ये मुसलमान महिलाओं के लिए एक अच्छा कदम है? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी, सबसे पहले मैं अपने जो समाज है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उनको मैं एक अपनी तरफ से सलाम बोलना चाहती हूँ, राम राम बोलना चाहती हूँ, सत श्री अकाल बोलना चाहती हूँ। उसमें क्या है कि हम महिलाओं के लिए कुछ नहीं होता, क्योंकि महिलाओं के लिए तो बहुत ज़्यादा परेशानी है। अगर हमारा ये जो सामान्य नागरिक के लिए जो इन्होंने कानून बनाया है, उस चीज़ के लिए हम दुखी इसीलिए हैं कि इसमें एक समाज को ही टारगेट किया जा रहा है, और वो समाज मुस्लिम समाज है। अब आप भी बताइए कि सबसे पहले शादियों का मसला है। आज आप हमें एक भी बता दीजिए मामला कि इसके अंदर शादी 4 कहाँ कोई कर रहा है, 2 शादी कोई कहाँ कर रहा है। एक परिवार को पालना ही हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल बात हो रही है। तो आप भी बताइए 4 शादियों का क्या प्रावधान है? इसमें कुछ नहीं है, हमारे यहाँ कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन अगर दूसरा मसला हमारा इद्दत का आता है कि अगर हस्बैंड मर जाता है और इद्दत का मसला है, वो मेरा अपना है मसला, निजी मसला है। मैं अपने शौहर को उस 4 महीने 10 दिन के अंदर इबादत करके अपने शौहर को एक सवाब पहुँचाना चाह रही हूँ, तो उसके लिए हमारे ऊपर ये दबाव नहीं रहना चाहिए। As young Muslim women, what is your view? Actually, as a young woman, as I am educated, my views are that polygamy should not be allowed. Okay. But if it is allowed in some cases, then it should be allowed. I am not against or just. I am in a neutral stance of it because as per the situation, if I give example of some women, they cannot sustain themselves because lack of education. ठीक है, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। एंड सबसे पहले तो एक जो सर पे साया होता है वो नहीं होता है, ठीक है। अगर जब सर पे साया नहीं होगा, एजुकेशन नहीं होगी, वो क्या अपने आप को सस्टेन कर पाएंगी? If that wrong interpretation is outlawed, will there be a problem with the community? Look, the community doesn't have any problem as such when it comes to reforms, and everywhere reforms are required. But the fact is that the law of the Almighty is uniform. It doesn't change. But the law made by the people can change. It required the reform. But the law made by the Almighty does not make a reform. उनके साथ ये माना जाता है कि अत्याचार होगा अगर उनका शौहर एक से ज्यादा शादी करे, एक साथ 2-2, 3-3 बीवियां रखे। इस बैकग्राउंड में अगर सरकार ये कहती है कि पॉलीगैमी अलाउ नहीं हो, एक से ज्यादा शादी शौहर को ना, तो क्या दिक्कत हो सकती है? किसी नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो जो है, जो कानून बना है वो सभी के लिए होना चाहिए, सिर्फ मुस्लिम्स के लिए नहीं, सभी के लिए होना चाहिए ना वो। तो और आज के टाइम में अगर ऐसा है कि भाई एक शादी के बाद में नहीं कर सकते तो कोई गलत नहीं है, ये कोई गलत नहीं है, मगर सबके लिए होना चाहिए। If Uttarakhandis like the Qureshis are feeling cornered by Dhami government's UCC move, the Sant Samuday is cheering him on. Mahant Ravinder Puri, the head of the Akhada Parishad, was one of the invitees to the discussions by the UCC committee. He says the recommendations are not radical. ये जो कानून उत्तराखंड में आ रहा है महाराज जी, काफी तरीके की बातें हो रही हैं, बट आपको क्या लगता है सरकार को? मुझे ऐसा लगता है सरकार को यह अधिकार है लोकतंत्र में कि शासन को चलाने के लिए राजा को दंड का अधिकार है, और दंड जो है न्याय की व्यवस्था के अनुसार ही समाज जिसको स्वीकार करे, इस प्रकार की कठोरता भी आवश्यक है। Voices of support for Dhami government's move are heard in Haridwar's Har Ki Pauri, but concerns about live-in relationships remain. अगर लड़का लड़की बिना शादी के साथ रह रहे हैं तो उनको जाकर लोकल पुलिस को बताना पड़ेगा, अथॉरिटी को बताना पड़ेगा कि हम साथ रह रहे हैं। युवाओं के बीच में, आपकी हम उम्र जो लोग हैं उनके बीच में आपको लगता है इस कानून का कैसा रिएक्शन होगा, क्या सोचेंगे वो इस बार? नहीं, देखिए, कानून तो सबके लिए एक होना चाहिए। ये कानून लागू हो रहा तो अच्छी बात है, सबके लिए एक हो जाएगा। युवा वर्ग ये जो लिव इन वाली बात मैंने आपको बताई, इसको एक्सेप्ट करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। माता पिता से छुपकर अगर अपनी प्रेमिका के साथ रह रहे हैं तो माता पिता को बताना चाहेंगे? बताना चाहेंगे, बिल्कुल बताना चाहेंगे, रिपोर्ट भी करेंगे। आपको जी बिल्कुल करेंगे। आपको क्या लगता है पंडित जी इस बारे में? देखिए, ये हमारे हिसाब से अगर आप देखें तो ये बहुत गलत हो रहा है। आज जो हमारी बालिकाओं के साथ जो रेप की घटनाएं घट रही हैं, ये इसी कारण घट रही हैं, क्योंकि बच्चे घर से निकलते हैं पढ़ने के लिए,
कोई दिल्ली पढ़ रहा है, कोई बॉम्बे पढ़ रहा, कोई देहरादून पढ़ रहा, बच्चे माँ बाप सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे जो है पढ़ाई कर रहे हैं, परंतु वहाँ जा कर के लड़का लड़की जो है अलग ये लिविंग रिलेशनशिप जो आप कह रहे हैं उसमें रह रहे हैं, परंतु कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन क्रिश्चियन है, इस बात का कोई ज्ञान नहीं है। और आज देख रहे होंगे कि टुकड़े टुकड़े करके हमारी बेटियों को जो है फ्रिजों में रखा जा रहा है, फेंका जा रहा है, ये इसी के कारण है। इसका श्री अखंड परशुराम अखाड़ा और हम जो है बिल्कुल विरोध करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। केवल और केवल जैसे 3 तलाक को लेकर गुमराह किया जा रहा था, ऐसे ही आज यूसीसी को लेकर ये किसी का धर्म परिवर्तन करने वाला नहीं है, ये सभी के लिए एक समान है। एक भारत श्रेष्ठ भारत ये नारा हम देना जो चाह रहे हैं, आज ये देश कभी भी गुलामी का नहीं प्रतीक बन सकता। इसलिए हम कहना चाहेंगे कुरीतियां हो चाहे कुछ हो, हिंदू ही बाध्य क्यों है। कहा जा रहा है कि सिर्फ 18 साल की ही लड़की की शादी हो, सिर्फ 21 साल के ही लड़के की शादी हो, उससे कम उम्र की लड़की या उससे कम उम्र के लड़के की शादी ना हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। कम उम्र की बच्चियों की शादी के बारे में आपको लगता है ये कानून सही है? गलत है। कम उम्र की शादी होने पर लड़की की उम्र होती नहीं है शादी की, वो उसको समझ भी नहीं होती है, छोटी बच्ची जैसी होती है। इससे तो अच्छा है कि जो उम्र तय की है वही उम्र में शादी हो। 18 साल की ऊपर की ही बच्चियों की शादी होनी चाहिए। गुजरात के ही पास का एक राज्य है राजस्थान, वहाँ आज भी बाल विवाह होता है और सिर्फ किसी एक धर्म में नहीं होता, सब धर्म में होता है। तो ऐसा कानून सभी ऐसे लोगों के लिए आना चाहिए। सही बात है, राजस्थान में भी ये कायदा होना चाहिए क्योंकि वहाँ पे छोटी छोटी बच्ची को भी समझ भी नहीं होती है, बच्ची पढ़ने लिखने की उम्र में उसकी शादी हो जाती है, वो क्या समझेगी शादी के बारे में। Uttarakhand Vidhan Sabha is agog. It can become the first state in the country to bring in a uniform civil code. But there are legal questions yet to be answered. Does the state have the power? Does the state assembly have the power to take away rights enshrined in the constitution? Does the right to faith cover institutions of marriage and the way marriage is covered in personal laws of various communities? These are questions that are still being asked. Can the state amend, in fact, the constitution and bring in such a law? So the state is seeking to exercise powers for succession, for other rights, and the state has powers to regulate their local practices. But to my mind, the nature of some of the provisions that have come in will infringe individual rights, especially the provisions which mandate registration of personal live-in relationships, as also make them punishable. Now that's, to my mind, abhorrent. I think it should have been made voluntary. If you register, you have the benefits of, let's say, the Domestic Violence Act, or for other claims that you can make by virtue of being in a live-in relationship. But to make it punishable is definitely exceeding the line. If you look at the legislation, I would really think that it seems to be really a re-application of the Indian Succession Act with some of the personal laws thrown in. And while a uniform civil code is an important manner to reduce divisiveness and include uniformity within society, but there has to also be place for individuals' faith, individual customs, which will prevail. And this legislation itself has exclusions for certain communities, which really takes away the whole effort of making it a uniform civil code. So, there is a fundamental right. Is there a fundamental right to faith, and would it come in way of a banning of polygamy that has been introduced in fact this particular? So the state in India does not interfere with your religious practices. It allows you to have your religious practices. The only place where we have regulated it is in the context of the Hindu laws. And to that extent, the state can legislate. It's not that the state government cannot legislate on personal laws of individuals, but the government does not promote any particular religion. That's the constitutional ethos. Uttarakhand has set the ball rolling. But what is rest of India thinking about this proposed bill? We are slipping into a quick break, but when we come back, we'll take you down south and speak to men and women across communities to try and understand their views on the Uniform Civil Code. Thanks for
Also staying on, Uttarakhand Vidhan Sabha has set the ball rolling as far as the Uniform Civil Code is concerned. But what is the impact that it is having on rest of the country? My colleagues Neetu Raghukumar and Harish Upadhyay get us the voices from Kerala and Karnataka about views on UCC and this proposed bill that other BJP governments are also considering. As Uttarakhand, Assam, Uttar Pradesh and Rajasthan all clamour for a uniform civil code, churches and mosques in Kerala, Karnataka and Tamil Nadu are keeping a close watch. Being a woman, I always go ahead with the modern values. If a personal law is discriminating a woman, it is a big no to me, okay? It should be a big no to the community as well. Discrimination, we can't accept discrimination at this point, okay? And the second one is political gimmick. I'm not saying that there is no political gimmick. Yes, there is, because the UCC is being drafted and the whole debate is happening just before the election is happening. So that the motive behind is always questionable. I'm not denying that. But UCC as such, to the Christian community and to the community as all, is a progressive idea. As long as there are no problems in like conducting the same rituals or prayers or anything, I don't think Christian community in Kerala would be muchly affected, because already in case of inheritance and divorce, it is much lenient. The Ram Mandir has been brought up right now, and then the next thing comes to Uniform Civil Code. That itself creates a complete confusion, because Uniform Civil Code means it goes for a secular India, but then it is made into Bharat, so we don't know what is going to happen next. How do you see Uniform Civil Code? Do you have any concerns? Yeah, the basic purpose of Uniform Civil Code is to codify the n number of civil codes that are existing today. You know, if a person, irrespective of their religion, if you see the whole thing, if you can see with respect to marriage or divorce or inheritance or adoption or succession, whatever it is, there are n number of laws. If you are belonging to a Christian, you have to follow these kind of laws. If you are a Muslim, you have to follow these kind of law. So I think bringing together into a uniform code, I think like we have a uniform criminal code, we have a different kinds of codes are there. So I think it is a good step. While women are upbeat, church authorities say more serious discussions and consensus building is required. The question is it time to forcefully impose such a rule in the country? What is the need of it now? So it needs maturation. And we have many other priorities as well to think about the common society. The Christian minorities in Kerala are waiting and watching the situation on UCC unfold, not outright rejecting the reforms, but is wary of any move that is unilateral or forced. In neighbouring Karnataka also, efforts are to negate the belief that UCC affects only Muslims or Christians or any one religious group. Although many people today think that one particular community, and to name it, they think the Muslim community is going to be targeted, and that's how everybody, the moment you say UCC, people have started linking it to a particular community. Whereas, no, it's going to actually affect all communities. And it's not going to affect Muslims in any way, because true Muslim is in any case going to follow his the Islamic law, his Shariat law, in all his personal matters. One of the main argument was that UCC will ensure that women get their rights in inheritance of property, or even when there is a separation in marriage. How would you view it, ma'am? No, I think I am quite satisfied with our own personal laws, because they have their own explanation, which is very, very practical and sensible. Okay, I think if UCC comes in, it will be hurting the sentiments, the religious sentiments of people. So I think it's quite rightfully said that the boy gets 2 shares and the girl gets 1 share. I really will not support a change in this. Political and legal questions for a countrywide uniform civil code still remains. The Dhami government has set the ball in motion, confident of implementing this law in Uttarakhand very soon. But the rest of the country, especially the minority communities, the Sikhs, the Christians, the Muslims, are watching if indeed this will be the roadmap, the draft for a countrywide uniform civil code. Because for now, even the minorities in Uttarakhand do not seem too perturbed. If this indeed is how the uniform civil code throughout the country will look like or may look like, perhaps a consensus can be built around it. Thanks for watching.